तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉर्क प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में जो लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, राइट? कुछ बीच में नेट भर कट गया तो भाई फ़ोन कर दिया एकदम। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में ही है, जो मुझे डेटा याद नहीं है, बट जो भी है चलो। तो कुछ इस तरह का था। तो स्टार्ट विद दिस। आपका ऐसे दिया हुआ है, सीलिंग है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे कि हम तो क्वेश्चन पूछने वाले, एकदम सही एक्सपेक्ट किया, ठीक है। ठीक सर, ओके। तो सीलिंग है, सीलिंग से झूला हुआ है रॉड। क्लास 10 में जिन लोगों का मोमेंट था ना, वो आईसीसी में, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते थे, सिमिलर प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बेसिक्स जानना है। तो दिस इज अ रॉड, रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, टोटल लेंथ l, ठीक है। सीलिंग से सस्पेंडेड है, ठीक है। ऑब्वियसली सस्पेंडेड है वाया स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से ऐसे तो होगा नहीं, तो हैरी पॉटर हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, ठीक है। आइडियल स्ट्रिंग्स, इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग जैसा होता है, वो सब मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, these two green lines, these are the strings, ideal massless inextensible strings. They are like holding a rod एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एक स्ट्रिंग दिख रहा है एकदम एंड में कनेक्टेड है, दूसरा स्ट्रिंग एंड पे नहीं, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ। अच्छा, इनको ना लाइक कुछ नाम देते हैं इन लोग का। ये एंड ए, दिस एंड इज बी एंड सेंटर सी, ठीक है। तो जो सेकेंड स्ट्रिंग है ना, इट इज एट अ डिस्टेंस, ये डेटा में मोस्ट प्रोबेबली L/4 था। इट इज अ डिस्टेंस L/4 फ्रॉम द एंड बी, ठीक है। ऑब्वियसली पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है। रॉड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। रेस्ट पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम बना दो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपका क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन सेकेंड थ्रेड। एक्चुअली दोनों थ्रेड में निकाल सकते हो, मैं टेंशन इन थ्रेड से बोल देता हूँ। एक्चुअल से क्वेश्चन था कि फाइंड द टेंशन इन द सेकेंड थ्रेड। सेकेंड थ्रेड मतलब जो L/4 पे, ठीक है। कुछ तो टेंशन होगा वहां पे, तो आपको निकालना है। M पता है, L पता है, G पता है, ट्रांसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ अट्रैक्ट किया जा रहा है, नीचे दूर में कहीं पे ग्राउंड है, ठीक है। सो दिस अ वेरी सिंपल वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्कूल लेवल के लिए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। एंड चलो वन सेकेंड रिवाइज करते हैं हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इसके लिए मैं पूछता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम से मैं ही बोल दूंगा जल्दी जल्दी, तो इसके लिए थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इतना सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उन लोगों का हार्ट बीट तेज हो रहा होगा ये भाई। ओके, सो बेसिक बेसिक चीज, सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या पांडे जी, तुमसे शुरुआत करते हैं। इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, नॉट द कंडीशन। इक्विलिब्रियम का बस मीनिंग क्या होता है, बोलो। भूल कैसे गए, खजनी थोड़ी हो, भूल गए। रेगुलरली पढ़ाई क्या करो, खजनी गुदवा के रखता था अपने बॉडी पे, तुम पढ़ाई कर लो रेगुलरली। इतना पाती ये सब भूल जाओ तो कैसे हो गए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, एनी स्टेट दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, बीट द रोटेशन ऑफ अ फैन, यूनिफॉर्म रोटेशन, बीट अ सिंपल बॉडी एट रेस्ट, दोनों इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के इसलिए टाइप्स होता है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक है, हमारा पंखा डायनामिक, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ही है दोनों, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ठीक। श्रेयसी, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? मैं न्यूटन लॉज में हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ते थे, तो दुर्गा पूजा में तो पढ़ाई वढ़ाई हुआ कि, बोलो एक तो, वो भी सोच रहे सर हुए छिलो, सर घबराने का नहीं, सर बताओ इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? पढ़ लीजिए, एग्जाम होने वाला है सर। कुछ था ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या सृष्टि याद आ रहा है कुछ? हाँ, बचपन में पढ़े थे। ओके, और कुछ कंडीशन होता है इसका? एक नेट फोर्स 0 और एक कंडीशन कुछ था, चुप रहे। नहीं सर,
अदिति ना? हाँ अदिति तुम बताओ। हमारे मास्क के पीछे अपने मन में रहते हैं, गाली देते रहते हैं, हंसते रहते हैं कि कुछ भी बोलो क्या है और क्या कंडीशन होता है। ये बाबा किच्छु परोसना पड़ा ना। इन लोगों को लगता है एक दिन पढ़ाई करके चले आते हैं, एक दिन आंसर कर दिया, आ भाई एक महीने का छुट्टी, अब एक महीने हम कोई आंसर ही नहीं करेंगे, हम पढ़ लिया ना भाई। इट इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट, एक दिन से नहीं होता है। ठीक है, सो वी हैव टू कंडीशंस, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। अगर आपके दिमाग में कंडीशंस ही नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे करोगे? ऑब्वियसली स्टार्ट नहीं कर पाओगे, छू तक नहीं पाओगे, जबकि है स्कूल लेवल का, क्लास 10 लेवल का प्रॉब्लम। इनफैक्ट ना आईसीसी की बात करें तो उसमें भी इस तरह का रहते थे। ठीक है, हाँ बहुत कुछ। और उसमें लीवर का ही प्रॉब्लम रहता था दिन भर, ऊपर नीचे जब देखो हमेशा लीवर। हाँ, हमेशा लीवर। तो जो भी है, ये दोनों कंडीशंस है, ये कंडीशंस अगर नहीं पता हो तो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो इक्विलिब्रियम का ये दोनों कंडीशंस होते हैं। इतना थ्योरी बार बार रिवाइज करवाना सही नहीं है क्योंकि टाइम जाता है, बट स्टिल कर दे रहे हैं तो भाई फायदा उठाओ, घर में रिवाइज करो। एनीवेज, तो क्या करेंगे? ऑब्वियस बात है, तुमको फ्री बॉडी डायग्राम करना है तभी प्रोसीड कर सकते हो, तो फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। नाउ नॉर्मली फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करना थ्योरी क्या था, वी कैन रिप्लेस अ बॉडी बाय अ पॉइंट मास। जरूरी नहीं है आप जहां जहां पे फोर्स एग्जैक्टली काम करे वहां पे दिखाओ। हम डायग्राम में जो ओरिजिनल डायग्राम है वहीं पे फोर्सेस दिखाते हैं। इस स्ट्रिंग पे लेट से T1 व्हाइट कलर में दिखा रहा हूं, ये स्ट्रिंग में टेंशन T2। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि दोनों का टेंशन सेम होगा, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। एक सिंगल स्ट्रिंग जब रहता है मासलेस फ्रिक्शनलेस, उसमें टेंशन हम लोग बोलते हैं थ्रू आउट कांस्टेंट, यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगा जनरली। और क्या काम करेगा? ऑब्वियसली ग्रेविटी, वेट कहाँ पे काम करेगा? सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर मतलब वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे लेना बाकी है, तो सेंटर ऑफ मास। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड अगर सिस्टम हो जहाँ पे मास फैला हुआ है, वहां पे हम लोग mg को कहाँ पे दिखाएंगे? हमेशा सेंटर पे, सेंटर मास पे। तो mg टोटल वेट यहीं पे काम कर रहा है, ऐसे दिखा दो। अब ये तो इजी चीज है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो अप्लाई करने गया, अगर मुझे मन किया कि सर नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो अप्लाई करते हैं, तो श्रेया ना, सर श्रेया बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे फटाफट जल्दी। नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, वेक अप। बहुत दुख होता है, दुख नहीं होता मतलब हमको भीतर में एकदम खून खौल जाता है। ये भगवान, ये इतना पाती चीज है मुंह से, ये सब जल्दी जल्दी निकलना चाहिए यार। ठीक है, 11 में पढ़ रहे हो, 11 खत्म होने वाला है। ठीक है, जितना मस्ती से लाइफ एंजॉय करते हो ना आप लोग, मतलब स्टेटस अपडेट एंड ऑल दैट, पूरा घूम रहे हो, अच्छी बात, उतना थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो यार। मतलब लाइफ में सिर्फ वो नहीं है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, बहुत प्रवचन दिया हम। सो नेट फोर्स इक्वल्स जीरो, इतना सिंपल भाई, T1 प्लस T2 विल बैलेंस mg यार। नेट फोर्स जीरो, इससे इजी क्या होता है? बाय दिस टाइम किसी को अगर इसमें भी दिक्कत है तो भाई सही में दिक्कत है आपकी जिंदगी में, कुछ कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आप गलत जगह आ गए हो। ठीक है, प्लीज पढ़ाई करो या जगह चेंज करो। ठीक है, पहले बोलो तो ये बहुत सिंपल है, ये तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। मेन पार्ट मुझे डिस्कस करना ही है पार्ट। अच्छा, किसी के दिमाग में क्लिक करेगा सर ये क्वेश्चन से सॉल्व तो नहीं होने वाला बिकॉज देयर आर टू अननोन्स, आई नीड वन मोर इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑब्वियसली क्या मिलेगा? टॉर्क। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो न्यूटन्स लॉ से सिर्फ सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब मैं पहले दिन जब लैडर वाला प्रॉब्लम लिया था उस दिन भी मैंने ये एक आइडिया दिया था कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑन इक्विलिब्रियम जो सिर्फ न्यूटन्स लॉ मतलब एफ नेट इक्वल्स टू जीरो से सॉल्व नहीं होता, आपको टॉर्क लाना ही पड़ेगा। ये तो टॉर्क का चैप्टर है, लेकिन कल को जब एग्जाम में बैठोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी एग्जाम में, आपको तो बोल नहीं देंगे ये टॉर्क का प्रॉब्लम। आपको बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि सर दो कंडीशन होते हैं, फोर्स का कंडीशन एज वेल एज टॉर्क। तो कितने दिन से आप लोग फोर्स फोर्स पढ़ रहे हो, टॉर्क इस चैप्टर में आ रहा है, बट यू शुड बी वेरी फ्लुएंट विद टॉर्क। जितना जल्दी नेट फोर्स का इक्वेशन लिख पाते हो उतना ही जल्दी टॉर्क का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। तो जो भी है, टॉर्क का इक्वेशन नेक्स्ट आना चाहिए, तब दो इक्वेशन मिलेंगे तो मे बी यू कैन सॉल्व इट। अब देखो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो उसमें और एक चीज, ये सब लास्ट क्लास पढ़ाए थे, फिर से रिकॉल करवाते हैं। ठीक है, नेट टॉर्क इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट। रिकॉल करो, बोला गया था कि टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल्स। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम समझाने के लिए यू मस्ट मेंशन अबाउट व्हिच पॉइंट। लेकिन अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता ना, स्टैटिक डायनामिक नहीं, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो खास बात होती है टॉर्क इज जीरो अबाउट एनी पॉइंट। आप स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो ना, टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखो जीरो ही है, नेट टॉर्क। इससे फायदा क्या होता है?
यू गेट द फ्रीडम ऑफ चूजिंग दिस पॉइंट. जिस दिन पहले दिन करवाया था उस दिन मैंने ये बोला था, यू मस्ट बी स्मार्ट अबाउट चूजिंग दिस पॉइंट. टॉर्क के प्रॉब्लम्स में एक्चुअली 50% या लेट्स से 70% काम ये पॉइंट चूज करने का होता है. अगर स्मार्टली ये पॉइंट चूज किए तो आपका प्रॉब्लम एक लाइन में बनेगा, नहीं तो वही 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा. टेक्निकली किसी भी पॉइंट का वर्ड लिख सकते हो, लेकिन वो पॉइंट चूज करना इंपॉर्टेंट है. तो देखो हम क्या करते हैं, सुनो अच्छे से. सपोज किसी ने क्वेश्चन में बोला था, जो एक्चुअल जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन है, असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द टेंशन इन द सेकंड थ्रेड, मतलब T2 बस पूछा है. मैंने बोला दोनों निकालेंगे हम, T1 T2 दोनों ही निकालेंगे. लेकिन सपोज तुमको क्वेश्चन पूछा है सिर्फ T2 निकाल, सिर्फ, आपको T1 निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना उसके पीछे. आप क्या बोलोगे, सर फोर्स इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखो, अबाउट ए टॉर्क एक्सप्रेशन लिखो. अब इससे फायदा क्या होगा, हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है, कभी भी कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक पॉइंट से पास करता है उसका टॉर्क 0 होता है. अगेन ये सब एकदम याद नहीं आएगा अगर घर में दुर्गा पूजा मनाया हो, ठीक है. अगर एडिशनली पढ़ाई किया तो यू विल एबल टू रिकॉल दिस थिंग्स. आई अंडरस्टैंड कि बीच में बहुत हाइटस हो गया, तो गैप पड़ गया, तो तुम लोग के दिमाग से निकल चुका होगा बहुत लोग, लेकिन आई कांट हेल्प इट. ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट ऐसा चूज कर रहे हो कि जिसके थ्रू फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास करे, तो उस फोर्स का टॉर्क कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है. नेट टॉर्क लिखने का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू T1 प्लस टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस टॉर्क ड्यू टू T2. जितने एक्सटर्नल फोर्स है सबका टॉर्क लो, वो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0. अब इसमें खास बात क्या है कि टॉर्क ड्यू टू T1 कितना आ जाएगा, 0. रीजन क्या दोगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट. अब मैं पूरा लिखने नहीं जा रहा हूँ, ये थ्योरी में कवर्ड था. तो आपके पास दो फोर्सेस बचे, ग्रेविटी mg, वो तो डेटा में दिया ही हुआ है ऑलरेडी, और T2 तुमको यहां से चाहिए. तो सोचो अगर क्वेश्चन में सिर्फ T2 पूछा होता, आपको फोर्स का इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ये इक्वेशन लिखोगे, आपको यहां से T2 मिल जाएगा सॉल्व करके. समझ में आया, तो प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी होगा. हाँ अगर T1 पूछते तो तुमको और एक इक्वेशन लगेगा, ऑब्वियस बात. ठीक है, तो यही सब चीजें हैं. चूज मैंने ये पॉइंट ए चूज करना इंपॉर्टेंट है. ये बस सुन लो, समझो ये चीज. अगर मैं पॉइंट सी के वर्ड नेट टॉर्क इक्वल टू 0 लिखता, होल्ड करता, ऑब्वियसली होल्ड करता, लेकिन पॉइंट सी के वर्ड लिखता तो टॉर्क 0 किसका होता, mg का. लेकिन इन दोनों का टॉर्क नॉन 0 होता, तो वन सेकेंड दो अननोन्स आते, फिर मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन करना पड़ता, फिर सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा लंबा हो जाता प्रॉब्लम. ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा हो गया भाई पीएचडी करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता. एग्जाम में ये टाइम मैनेजमेंट ही तो मैटर करता है. ठीक है, इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ चूजिंग दिस पॉइंट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ओवरनाइट स्किल डेवलप नहीं करेगा. ठीक है, तो ए के वर्ड में लिखता हूँ तो हो गया. अच्छा और फटाफट टॉर्क एक्सप्रेशन, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, हौले हौले मैं हूं ना. तो सृजा वानिक सर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, भाई थोड़ा पढ़ लिया करो रे भाई. काली पूजो आसचे, देखो ना काली ठाकुर चढ़ जाती है फिर जीव निकाल देती है. जिंदगी में ऐसा फ्यूचर में ना हो तुम लोग के साथ. ठीक है, हाँ भाई पढ़ाई करो, समझ नहीं रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए. टॉर्क का फॉर्मूला बहुत सुंदर सा छोटा सा फॉर्मूला होता है. क्या, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क ड्यू टू एनी फोर्स, आर रहता है, फिर इंटू वो रहता है, इंटू नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस विथ एफ. याद आ रहा है. और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, फटाक से एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ना मैग्नीट्यूड के लिए, सर एक्टा तो बोल रहा वहां पर क्या मुझे किससे कुछ RF साइन, लेकिन उसको शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं. ठीक है, हाँ तो मेन चीज है बी फ्लुएंट विद दिस थिंग. टॉर्क के लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखने के लिए जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो. मोमेंट आर्म बोले थे. ए के अबाउट, ये ताऊजी के लिए लिख रहा हूं, ताऊजी, हाँ ताऊजी के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट विल बी l/2, सिंपल. तो mg इंटू l/2. ठीक है, ओके. लेकिन टॉर्क एक्चुअली है वेक्टर, तो तुमको थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा. ये भी लास्ट क्लास किए थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो मैंने बोला था कि सर ए पॉइंट के अबाउट सोचो, जस्ट थिंक
अगर ए पॉइंट पे सपोज हिंज किया रहा था तो ड्यू टू एमजी किधर रोटेट करने का ट्राई करता है, क्लॉकवाइज। मैं रिपीट करता हूँ, लेट से एक रॉड लिए ए पॉइंट पे हिंज कर दिया, एमजी काम कर, सो ड्यू टू एमजी इट विल ट्राई टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप टॉर्क के डायरेक्शन में एक पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेना। आप सपोज लिख दो यहाँ पे सर कि क्लॉकवाइज अगर आता है, क्लॉकवाइज टॉर्क, एक्चुअली टॉर्क वेक्टर क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, इफ यू रिकॉल, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन में ऐसा बोल सकते हो सर अगर क्लॉकवाइज टॉर्क है तो लेट्स से उसको पॉजिटिव लेते हैं, सो mg का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव लेट्स से। लेकिन वही जब t2 का कंट्रीब्यूशन लोगे, t2 ये फोर्स है, t2 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये पूरा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर, l/2 प्लस l/4, बेसिक मैथ्स। t2 का ए पॉइंट से टोटल डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 प्लस l/4, ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ l/2 प्लस l/4। लेकिन t2 के कारण द सेंस ऑफ रोटेशन वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। ए पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दे दो, t2 विल ट्राई टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव। माइनस कैसा है, बी क्लियर, ठीक है, ओके। हाँ, टॉर्क वेक्टर होता है, ठीक, किसने पूछा, किसने टॉर्क वेक्टर होता है, तो आइदर टॉर्क वेक्टर का बात करते हैं, चलो टॉर्क जो वेक्टर होगा आइदर एक्सिस, ये अच्छा रोटेशन होगा तो इसी प्लेन में होगा, नहीं मेरा हुआ तो एक्सिस बोलने का मतलब आइदर इट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, या आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और राइट हैंड रूल था हम लोग का, इनटू द स्क्रीन होने से क्लॉकवाइज, आउट ऑफ स्क्रीन होने से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो किसी एक के लिए पॉजिटिव लोगे, किसी एक के लिए नेगेटिव, तो वही बात, इसलिए मैं कन्वेंशन ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इनटू एंड आउट ना बोल के मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि भाई आप बस फोर्स देखो, उस फोर्स के कारण डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर होना चाहिए, तो mg के कारण सपोज इधर होना चाहिए, आप इसको पॉजिटिव ले लेते हो। पॉजिटिव किसको लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी एक को ना दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। तो मैं क्लॉकवाइज, mg के कारण क्लॉकवाइज होने का ट्राई करता तो मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। और t2 के कारण एंटी क्लॉकवाइज, उसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। एक अबाउट सोचना है हमेशा, एक अबाउट हिंज करके इमेजिन करना, क्लियर है ना। तो भाई यहाँ से t2 डायरेक्टली निकल गया, ठीक है, वो हाँ यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली 3l/4, तो करोगे तो l/2 आई गेस गया, तो 3l/4 तो 2mg, l कट जाएगा, 2mg/3, हाँ मना, थैंक यू। सो t2 ये आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, t1 mg-c2, ठीक है। तो वो मैं करने नहीं जा रहा हूँ, कर लो बच्चे तो सुनोगे, ऑब्वियस बात, इस एज में नहीं सुनोगे तो क्या बड़े होगे सुनोगे। तो हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, तो प्रॉब्लम खत्म। अब इसकी तरह और सिमिलर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम दे रहे हैं, थोड़ा खुद ट्राई करो 2 मिनट, इक्विलिब्रियम पे वंस अगेन, रिवर्स सीलिंग इज वेल वॉल, सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर अप्रोच है, अगर समझो तो थोड़ा जेन्युइनली ट्राई करो, ट्राई करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि, ठीक है। करेंगे तो हम ही, सीलिंग बोला, वॉल है आपका, रॉड है, रॉड पीछा नहीं छोड़े, मास सेम लेंथ है, वही चीज, सेम मास है सेम लेंथ है, ठीक है। इस बार ये जो वॉल है दैट इज रफ, ठीक है, फ्रिक्शन, लेकिन म्यू नहीं दिया, सिंपल बात है, म्यू क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि भाई ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो कुछ भी फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन तो नहीं होता, इट कैन बी एनीथिंग लेस देन इक्वल टू म्यू, तो म्यू दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो घबराने का भी कुछ नहीं, आप निकाल पाओगे, ठीक है। अब ये हवा में अपने आप तो ऐसे रहेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वंस अगेन वही स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप, ऐसा एक स्ट्रिंग है, ठीक, हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ठीक है। वो देखियो प्रैक्टिकली में इस तरह का रहता है, वो फोटो हम लोग जब दीवार पे देखियो कभी, दीवार पे हम लोग पीछे में इस तरह से करके सजाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब फ्रिक्शन के कारण अटके रहता है, ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन इज एनफ कि उसको ऐसे पीछे में एक चेन से बंधा रहता है, वॉल से ऐसा रहता है, उसी तरह का सिस्टम है प्रैक्टिकल लाइफ का सिस्टम, ठीक है। तो जो भी है क्लियर है, रॉड है, ये स्ट्रिंग है,
स्ट्रिंग जहां पे कनेक्टेड है ना, अच्छा ये नाम देते हैं इसको ए, ये जहां पे कनेक्टेड है लेट्स कॉल इट डी, ये पॉइंट बी। एडी जो लेंथ है, एडी दैट इज कुछ दिया हुआ था हम भूल गए, L/3 ले लेते हैं, मुझ पर यही L/3 छोटा सा लेंथ, ठीक है ओके। और ये जो एंगल है ये भी दिया हुआ है तुमको, इसको थीटा लिखता हो, थीटा एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा मास का भी वैल्यू दिया हुआ था शायद, मास दिया हुआ था शायद √3 kg, ताकि वो 60 के कारण √3 आया तो शायद कुछ एडजस्ट हो जाए। वैल्यूज पुट करना चाहो तो लास्ट में पुट कर लेना, ठीक है, पहले वेरिएबल के टर्म्स में कैलकुलेट करना। तो मास √3 kg, लेंथ 1 मीटर, ये स्ट्रिंग है, हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिंग, डी पॉइंट पे कनेक्टेड है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, रॉड इन इक्विलिब्रियम वंस अगेन, इक्विलिब्रियम वंस अगेन। क्वेश्चन है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स फ्रॉम वॉल ऑन द रॉड, ठीक। जो वॉल है ये रॉड के ऊपर कुछ वहां जहां पे लास्ट पॉइंट में कांटेक्ट है, ये पॉइंट, वहां पे नॉर्मल भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, ठीक। तो वो दोनों वैल्यूज निकालना है, क्लियर। ग्रेविटी एज यूजुअल वही जी 10 मीटर पर सेकंड का लेना चाहो तो ले लें, ठीक, ठीक है ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, नेट फोर्स इक्वेशन, नेट टॉर्क इक्वेशन, लेकिन दोनों के लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम, सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा ऑब्वियसली, मिड पॉइंट पे mg, कोई डाउट ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा टेंशन देता है, ठीक है, बचपन से पढ़ाया गया है टेंशन के बारे में, ठीक है। तो भाई डी पॉइंट पे टेंशन, तो टेंशन किस पे दिखाना है, ऑन द रॉड ड्यू टू स्ट्रिंग, टेंशन इज अ पुल फोर्स अपनी तरफ। तो इसको मैं व्हाइट में करता हूँ, दिख नहीं दिखेगा, टेंशन वाला फोर्स ऐसा होगा, दिस वन, दिस वाइट वेक्टर, दिस विल बी टेंशन एट पॉइंट डी, mg नीचे, ठीक है, वर्टिकली नीचे काम कर रहा है सेंटर पे, सी पॉइंट पे। व्हाट अदर फोर्सेस, वॉल, वॉल कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, एंड इट इज अ पुश फोर्स, तो वॉल पुश करेगा मतलब अवे फ्रॉम इट्स, तो नॉर्मल इधर होगा, ऐसा कुछ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज टैंजेंट टू द कांटेक्ट सरफेस, मतलब ऊपर की तरफ होगा वर्टिकली, तो फ्रिक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा, बहुत लॉजिक से निकाल सकते हो। एक सिंपल लॉजिक है कि सर नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, सो नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, 0 ही मिलेगा, एफ एक्स भी 0, एफ वाई भी 0। अगर सिंपल एफ वाई वाला लॉजिक लगाते हो, ठीक है। अच्छा इतना पहले क्लियर कर लो कि सर जो भी फ्रिक्शन होगा इट विल बी स्टैटिक, उस समय मैंने बोला ही ऑलरेडी, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, रिकॉल करना, इट कैन एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सर फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस प्रॉब्लम में आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि सर वाई एक्सिस के अलग वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस में क्या क्या है, mg है, टेंशन है नॉर्मल तो हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में mg को बैलेंस कौन करेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन, नो अदर एजेंट इज अवेलेबल, तो गारंटी फ्रिक्शन मस्ट बी ऑपोजिट, ठीक है। तो mg का ऑपोजिट मतलब डायग्राम में फ्रिक्शन तब किधर होना चाहिए, ऊपर, यहाँ पे रेड में दिखाता हूँ, तो समझ लेना वॉल के अंदर नहीं काम कर रहा है, और यहाँ पे काम कर रहा है, बस मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली प्रोडक्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पे सेंटर पे ये mg टेंशन नॉर्मल और ऊपर में फ्रिक्शन है, ऐसा, दीज आर द फोर्सेस, ठीक है। मैं ओरिजिनल डायग्राम में कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर रखना रिगार्डिंग द फोर्सेस, ओके। सो वर्टिकल डायरेक्शन में mg इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन डेफिनेटली, तो क्वेश्चन में फ्रिक्शन पूछा था ना, आंसर मिल गया, हे भगवान, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, टॉर्क और दौड़ कर बोल लो ना, न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम बन गया यार, इतना इजी। और एक्स के अलोंग कौन है, टेंशन पीछे नॉर्मल सामने, तो n माइनस टी इक्वल टू 0, ठीक है। सो नॉर्मल कितना होगा, इक्वल टू टेंशन। नाउ यहां से आंसर नहीं निकला, टेंशन भी तो अननोन है ना, नॉर्मल पता है ना टेंशन पता है, क्वेश्चन में पूछा था नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों निकालो, तो फ्रिक्शन वाला आंसर निकल गया, तुमको अब नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल निकालो या टेंशन, एक ही बात। हम बोलते हैं सर अब आ गया आपका टॉर्क कंडीशन, ठीक है। सो अब टॉर्क कंडीशन, नेट टॉर्क 0 अबाउट एनी पॉइंट, जनरली हम लोग ऐसा एक पॉइंट लेंगे जिससे मैक्सिमम फोर्सेस एलिमिनेट हो जाए। नेट टॉर्क अबाउट मैं बोलता हूं ए, क्यों, टेक्निकली नेट टॉर्क मींस, वन सेकंड पिछले बार की तरह डिटेल्स में बोलता हूं, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, 4 टॉर्क के टर्म्स होने चाहिए। लेकिन अगर तुम पॉइंट ए चूज किया तो फायदा क्या है, नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन एंड फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन दोनों उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन का टॉर्क है नॉर्मल का टॉर्क दोनों क्या हो गए 0, तो एटलीस्ट हमारी इक्वेशन
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको रुको रुको। तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे एक पॉइंट चूज किए जिससे नंबर ऑफ टर्म्स कम जाए आपकी इक्वेशन, तो इट्स इजियर टू सॉल्व। चार्टे अननोन थकले तो डिफिकल्ट हो जाए। तो मैं ए पॉइंट इसलिए चूज कर रहा हूँ ताकि फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन वहां से पास कर रहा है। तो आपके पास 10 ये दोनों टर्म्स रहेंगे। ग्रेविटी पता है, टेंशन अननोन है। अब बात है, कोई जैसे पूछा कि सर नॉर्मल टाइप तो बार करते बोले चे, हाँ ठीक है, नॉर्मल ही पूछा है हम लोग को, लेकिन नॉर्मल के टॉर्क में जीरो कर दे रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है। अरे टेंशन निकलने से ही तो मतलब है, टेंशन बेरी के लिए तो नॉर्मल बेरी है, ये यहां से टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, अब पिछले बार की तरह एक अबाउट टेंशन एंड ग्रेविटी का टॉर्क लेना अच्छे से। सो टेंशन, टेंशन इधर काम कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर डायग्राम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाना है मैं एक सेपरेट डायग्राम ही करता हूँ, ठीक है, नहीं तो लाइक इट विल बिकम मेसिक। ठीक है, तो मैंने इतना ज्योमेट्री खुद से कर लेना चाहिए, बट स्टिल थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। टेंशन अगर इधर काम कर रहा है, ये टेंशन है टी, ए पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली ये लाइन होगा, दिस विल बी r1। ठीक है, ये टेंशन है परपेंडिकुलर, ये हो गया मोमेंट r अबाउट ए। ये कितना आएगा सर, ये थीटा आपको पता है और ये l/3 दिया हुआ था ना, और ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना यार। ठीक है, सो इट विल बी टी इंटू r1। ए के अबाउट टी का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेट्स से मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ या उसको नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव लो नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। ठीक है, लेकिन जो भी लोग हैं ना बुक में लिख देना, वर्किंग में लिख देना, सर क्लॉकवाइज टॉर्क लेट से पॉजिटिव है, लेट से क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लेते हैं। टेंशन टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो इसको नेगेटिव। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी के लिए ये है mg, mg इज द लाइन ऑफ एक्शन, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला आएगा r2। ठीक है, mg का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव, mg इंटू r2 इक्वल्स टू 0। सो टेंशन निकल गया, टेंशन निकल गया मतलब नॉर्मल निकल गया, वो कितना आएगा mg r2/r1। अब r2 एंड r1 आप ट्रिग्नोमेट्री से इजीली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा, तो एक छोटू ट्राइंगल है एक बड़ू ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आई गेस उतना तो कर पाओगे इतने दिनों में। क्लास 10 का भले एग्जाम हम लोग नहीं दिए तो क्या हुआ, अरे क्लास 10 का एग्जाम नहीं दिया बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री आई गेस पढ़े होगे। मजाक नहीं बनाता है भाई, ऐसा ही चीज है। मैं लोगों को देखता हूँ ना, लोग बेसिक बेसिक चीज भूल के बैठे हुए हैं, ये कब होता है, एग्जाम नहीं दिया और उतना ही नहीं, वो सही है, जितना ताना मारते हो उतना सही है, छोड़ो। सब तो ये सब नहीं एक्सपीरियंस है नहीं। तो टी इंटू r1 और mg इंटू r2, r1 आएगा l/3 cos थीटा, r2 आएगा l/2 sin थीटा। mg जो काम करे वो l/2 डिस्टेंस पे है, सेंटर पे है, ट्रिग्नोमेट्री ढंग से लगाना। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म। ओके, अब जो लोग कर पाए अच्छी बात है, अपने आप को शाबाशी दो, जो लोग नहीं कर पाए थोड़ा दुख करो। वो सोचो खुद, r2 इज l/2 sin थीटा। अब cos थीटा sin थीटा सब पता ही है, 60 डिग्री दिया हुआ है तो वो सब निकाल सकते हो आई गेस। ठीक है, तो फाइनली मैंने आंसर की ये लिखे दी। वंस अगेन किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, उतना हिम्मत करो यार। ठीक है, अब बोलोगे सर उतना भी नहीं बोलना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, r2/r1, सो लाइक आई गेस 3/2 tan थीटा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, तो 3mg tan थीटा/2 प्रोबेबली ये आ रहा है। r2 is l/2 sin थीटा या l/3 cos थीटा, यस। तो दैट्स इट, वैल्यूज पुट करके निकाल लेना, मैं रहने देता हूँ। जो लोग ऑनलाइन में अगर एक्सेस कर पाते असाइनमेंट तो वो लोग देख लेना, टॉर्क का जो सेकंड असाइनमेंट था उसका सेकंड क्वेश्चन है ये। जो लोग नहीं कर पा रहे यहाँ पे देखो, क्या वो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, फिर जो समझाने वाला पार्ट होगा वहां पे रुक जाना, पूरा एकदम पहले समझ लेना फिर कॉपी। टॉर्क 2 का असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन ये बोला हुआ है, ये वो ग्राउंड समझ में आ रहा है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, रफ है एज यूजुअल।
रफ ग्राउंड, यहां पे एक क्यूब रखा हुआ, देयर इज अ क्यूब, ठीक, क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं क्यूब। हम लोग 2D डायग्राम कर रहे हैं, आप एकदम मतलब इमेजिन करना जो तो लाइक एकदम 3D इमेजिन करो, बस ग्राउंड पे रखो, ये 3D वाला ड्रॉ करने जो होती है बस समझो। तो क्यूब है, क्यूब के बारे में क्या क्या बोला है सुनो। द यूनिफॉर्म क्यूब, ठीक है, मैंने जैसे यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल, ये लोग ए दिया, मैं एल एल लेता हूँ, साइड लेंथ एल एंड मास स्मॉल है, क्यों दिया, इट इज एट रेस्ट, ठीक है, एट रेस्ट, ये रेस्ट कर रहा है ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ सरफेस। अब बोला एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अलग से तुम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो फॉलो करो, आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई कर रहे हो लाइक दिस, ठीक है, 3D में यू कैन थिंक लाइक दिस, ये एफ है, समझ में आ रहा है कैसे मैं कलेक्टिवली इस तरह से पुल कर रहा हूँ, हाँ, मैं 3D ड्रॉ नहीं करना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कलेक्टिवली लेट्स से इस तरह से पुल कर रहा हूँ, क्लियर है ना सबको, ठीक है, उसी को साइड से देख रहा हो यार, हमको 2D व्यू में ही करना पूरा प्रॉब्लम, डोंट यू वरी अबाउट इट, बस समझाने के। तो बोला है कि अ फोर्स एफ इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फेसेस, ऑब्वियसली फेस के परपेंडिकुलर, बट एट अ हाइट 3L/4 अबव द बेस, ये जो हाइट है, ठीक है, ये वाला हाइट, ये 3L/4। अच्छा अब एक चीज समझो, न्यूटन्स लॉज की जब प्रॉब्लम हम करते थे तब तक हम लोग कभी सोचते थे कि फोर्स कहाँ पे काम कर रहे, नहीं, याद करो हम लोग फ्रिक्शन का बहुत सारे प्रॉब्लम देते, फोर्स काज करते बस काज करते, पर कहाँ काम करे बस, ठीक है, हम ये नहीं बोलते कितना ऊपर है कितना नीचे, हाँ, हम लोग ये बोलते थे कि बी क्लियर कि किसके ऊपर काम कर रहा है, देखना बोला था फोर्सेज आर नॉट ट्रांसफरेबल, कि अगर इस पे काम करे तो गलती से फिर उस पर ट्रांसफर मत कर दो, लेकिन हम लोग कभी ये सोचते कि कितना हाइट है कितना क्या है, ये नहीं मैटर करता था, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूटन्स लॉज में एवरीबॉडी इज अ पॉइंट मास, सब पॉइंट मास है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे साइड लेंथ है, ये सब मैटर करेगा, इसलिए लेंथ दिया हुआ है, तो रोटेशन में यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ प्रॉपर रिजिड बॉडी, ठीक है, तो साइड लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे ये फोर्स काम कर, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आता है मेन क्वेश्चन, तो मैं लिखता हूँ, तो मेन स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड, ये लिख लो, फिर मैं पूरा क्वेश्चन पे रीड आउट कर दूंगा फिर से, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच क्यूब begins, sorry, थोड़ा होता है, begins to tip about, नहीं एक्चुअली ये फ्लिकर करता है क्योंकि तुम लोग का चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं उस चैप्टर मैंने उस घर में किसने पंखा स्विच ऑफ, अच्छा बोला था, ओ अच्छा, थोड़ा एक चीज देख लेना, जो असाइनमेंट में है उसमें कुछ, उसमें फोर्स ये बाहर की तरफ है, सॉरी वो अंदर की तरफ है, असाइनमेंट में मैंने बाहर की तरफ लिया, हाँ, तो उसमें पुश दिया, मैंने पुल ले लिया, एक्चुअली तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ठीक है ले लो, अच्छा ठीक है वो चेंज मत करो, चेंज मत करो, नहीं चेंज नहीं, ठीक है, असाइनमेंट में अंदर में दिया, पुश दिया हुआ, मैं पुल ले रहा हूँ, डजंट मैटर, डोंट चेंज आवर लाइक एंटायर प्रॉब्लम, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर व्हिच क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट एन एज, इसी को आप लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में, जस्ट बिगिंस टू टॉपिक, लिमिटिंग, क्वेश्चन में ये बोल दिया एज्यूम, अरे बाबा थ्योरी टा नहीं सो, क्यूब डज नॉट स्लाइड, तो हाँ बुक में हो सकता है टॉपिक अलग से टॉपिक रहे, डजंट मैटर, हम लोग जो भी थ्योरी इसमें डिस्कस करना है वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा थ्रू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, लॉजिकल थ्योरी ऐसा नहीं कि भाई वन फाइन मॉर्निंग सडनली आ जाएगा किसी के दिमाग में, नहीं, तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ, इतना दिया हुआ है, ठीक है, फॉलो कर,
A uniform cube of side length L and mass m rests on a rough horizontal table. A horizontal force F is applied normal to one of the face at a point that is directly above the that is directly ठीक है 3a/4 above the base. ठीक है, at a height 3a/4 above the base. Find the minimum value of F for which cube begins to tip about an edge. मैंने एडिशन में ये लिख दिया just begins to topple. फिर लिखो assume that the cube does not slide. क्वेश्चन खत्म. क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, समझाते हैं. ठीक है, कॉपी कर लिया सबने क्वेश्चन में. अब जो भी नेक्स्ट पार्ट है चाहो तो कॉपी नहीं करो, मैं अभी कॉपी मत करो, अभी समझ लो. ठीक है, टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, कोई बात नहीं. नहीं ये समझाने वाला पार्ट रिकॉर्डिंग में जाना चाहिए. ठीक है, हाँ तो सुनो, देखो प्रैक्टिकल लाइफ लेके सोचो. प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक बॉटल का, नॉर्मल वाटर बॉटल. ठीक है, वाटर बॉटल का एग्जांपल. ठीक है, वाटर बॉटल है जो भी है ग्राउंड पे है. ठीक, पानी से भरती है लेट्स से, ठीक है, या पानी आधा है, व्हाटएवर कुछ भी. ठीक है, नॉर्मली क्या होगा आप लोग नोटिस किए होंगे, सपोज आप इस बॉटल को ग्राउंड के अलोंग पुश करो या पुल करो व्हाटएवर. ठीक है, अगर नीचे में फोर्स देके पुश किए तो ये सामने चला आएगा, ऐसा हो सकता है चला है. राइट, दिस इज पॉसिबल, होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. बॉटल सामने रख के देखो. लेकिन सपोज तुमने क्या किया, बॉटल पे ऊपर में फोर्स दी. ठीक है, हाँ ऊपर में फोर्स देके इसको खींचने का ट्राई किया, वो घूम जाएगा ऐसा. इसी को बोलते हैं टॉपलिंग. टॉपलिंग मतलब वही ऐसा, वो टिप टिप कर जा रही है, इसी को बोलते हैं टिप्स अबाउट एन एज. एक एज के बोलते हैं टिप कर, दिस व्हाट वी कॉल टॉपलिंग. ठीक है, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर बदल दो तो पहले जहां पे स्लाइडिंग हो रहा था, पहले स्लाइडिंग हो रहा, अभी स्लाइडिंग ना होके क्या हो रहा है, रोटेशन सॉर्ट ऑफ, इट्स अबाउट टू रोटेट, स्लाइड नहीं कर रहा. ठीक, ऐसा हो रहा है. कुछ नहीं, बैकग्राउंड नॉइज जो आएगा उसको थोड़ा इग्नोर करो. दीदी अभी मेरे बाबू को सुलाने का ट्राई कर रही थी, ऐसे ही करती, कुछ करने का नहीं. ठीक है, सुनो. ठीक है, ओके, तो दिस व्हाट आई मीन बाय टॉपलिंग. और क्या पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी होता है, सपोज तुम एक कोई बॉटल लिए. ठीक है, बॉटल लिए, आप फोर्स ना बीच में कहीं पे अप्लाई करो, क्या होगा पता है, मैंने रफ सरफेस है, क्या होगा, ये कुछ दूर जाएगा, अब फोर्स दिए जा रहा है, कुछ दूर जाएगा, मोमेंटम गेन किया, इनर्शिया गेन किया, फिर टॉपल करना शुरू करेगा. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन, फिर जाके रोटेशन, मतलब स्लाइडिंग के बाद टॉपलिंग. तो ऐसे एक्चुअली बहुत सारे केसेस पॉसिबल. यू मे हैव प्योर स्लाइडिंग, यू मे हैव प्योर टॉपलिंग सॉर्ट ऑफ, यू मे हैव स्लाइडिंग फॉलोड बाय टॉपलिंग, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. ठीक है, ये कॉपी नहीं करना, बस ये समझो कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, टॉपलिंग से रिलेटेड केसेस ऐसे बहुत सारे आते हैं. ठीक है, ओके, ऐसा भी हो सकता है केस कि तुम बॉडी को खींचे कहीं भी फोर्स देके, बॉडी पहले रोटेट कर गया एंड फिर कुछ दूर स्लाइड किया. रोटेट, तुम फोर्स दिए जा रहे हो. ठीक है, पहले तो वो घूम गया, फिर वो कुछ दूर स्लाइड कर गया, मतलब टॉपलिंग प्लस स्लाइडिंग. ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे. ठीक है, डोंट वरी, आपको सब एक साथ नहीं देंगे. ठीक है, एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है. मैंने इसको थ्योरी पे डिस्कस ही नहीं किया, मैं अभी भी डिस्कस नहीं किया हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है. अच्छे से क्लियर करो, हमने अभी भी डिस्कस नहीं किया है कि रीजन क्या है. मैं बस प्रैक्टिकल के केसेस का बात करूं. घर में बॉटल लेके वो ट्राई मारना. ठीक है, हाँ सिंपल पुल करके ट्राई करो, यू विल एक्चुअली कम अक्रॉस डिफरेंट केसेस. ठीक है, ऐसा कुछ हो. मतलब उसका कंडीशन अभी बात नहीं कर रहे, मैं बस अभी बोल रहा हूँ कि इन जनरल तुम कभी ट्राई करोगे उसके साथ में ट्राई करो, प्रोजेक्टर गिर जाए. मैं बेटे बेसिकली बोल चुका हूँ, मैंने बोले थी, सपोज तुम पुल करो और सरफेस पे यहाँ पे कहीं पे थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन, तो पहले वो तुम काइनेटिक फ्रिक्शन ओवरकम, स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम करके स्लिपिंग हो गया, फिर बीच में सपोज सरफेस पर रफ हुआ एंड एवरीथिंग, उसके बाद वो टॉपल कर गया. ठीक है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है. ठीक है, स्लाइडिंग किया फिर टॉपलिंग किया. ठीक है, या पहले टॉपलिंग किया फिर स्लाइडिंग किया. तो एक्चुअली इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं. ठीक है, कॉमन है एग्जाम्स में. ठीक है, हमने जो एग्जांपल ऊपर में ले रहे हैं, जो हमको डिस्कस करना है फाइनली, वो बहुत सिंपल है. टॉपलिंग के प्रॉब्लम्स इंक्लाइन प्लेन पे भी रहते हैं कि एक ब्लॉक है उसको पुल करो, वो कब टॉपल करेगा.
तो इंक्लाइन प्लेन में जैसे ही कॉमनली होता है, पहले कुछ देर स्लाइड कर जाएगा, हो सकता है उसके बाद टॉपल करे, उसके बाद तो टॉपल करना शुरू करे। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारे, ठीक है। तो मैं बस ये डिस्कस किया समझाने के लिए कि टॉपलिंग होता क्या है। आई गेस क्लियर है कि हाँ भाई जिंदगी में देखे ऐसा चीज, आई होप सबने नोटिस किया ही होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, अब डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि होता क्या। नहीं ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है भाई, खुद ड्रॉ, ठीक है। मेन पार्ट में आते हैं, सुनो। अगेन कुछ कॉपी नहीं करना, समझो ये लॉजिकल है। देखो फॉलो कीजिए। मैं तुमको पूछता हूं कि क्यों बोला प्रॉब्लम है, क्यों बोला प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको पूछता हूं सर इस क्यू बोले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करो, ठीक है। अच्छे से सुनते रहिएगा, 100% एकदम लाइक फोकस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे फॉलो कर रहा है। मैं बोल रहा हूं कि सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम करो एंड शो द फोर्सेस एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो सर एफ तो सब लोग दिखा पाएंगे। नेट जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही काम करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा, सो नेट वेट mg, ठीक है। सरफेस रफ है, फ्रिक्शन इज टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट पीछे ही होना चाहिए ऐसे कुछ, ठीक ना, ऐसे या ऊपर में ऐसा नहीं, वो नीचे में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसी का टेंजेंट। एफ को अपोज करने के लिए आएगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक। तो फ्रिक्शन का एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता है कहां पे, वो प्लेन सरफेस पे काम कर रहा है पीछे की तरफ, mg सेंटर पे, एफ कहां पे काम कर रहा है वो भी पता है। व्हाट अबाउट नॉर्मल? किसी ने बोला कि सर जो होता है नॉर्मल टेंडेंसी हम लोग का ऐसे नॉर्मल दिखाने का, मतलब यहीं पे ऐसे नॉर्मल दिखाने का, ठीक है। अब बस लॉजिक सुनो, कुछ कॉपी नहीं करना, सुनो। लोग बोलते हैं कि सपोज ये इक्विलिब्रियम में है, कोई रोटेशन, कोई स्लाइडिंग, कोई टॉपलिंग, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। एक बॉडी को हल्का सा फोर्स देगा तो थोड़ी वो टॉपल करेगा स्टार्टिंग में, या स्लाइड कर थोड़ी कर जाएगा, नहीं, कुछ देर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्स जब बहुत जोरदार दोगे तब कुछ होगा, ठीक है। तो एक बॉडी है ऐसे, तुम उसको ठेल रहे हो या पुल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, इक्विलिब्रियम में। अच्छा इक्विलिब्रियम में मतलब नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो अबाउट एनी पॉइंट। अब एक चीज सुनो अच्छे से, फ्री बॉडी डायग्राम लेट से मैंने ऐसा किया, ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं क्यों गलत है। किसी ने बोला कि सर नेट टॉर्क जीरो अबाउट एनी पॉइंट, अब एक तो आगे प्रॉब्लम सब स्कोर छिलो। मैं बोला कि सर ये पॉइंट ले लो, समझ में आ रहा है कौन सा पॉइंट, जो सेंटर के एग्जैक्टली नीचे है ग्राउंड पे। अच्छा उस पॉइंट पे टॉर्क देखोगे अबाउट दैट पॉइंट ए फ्रिक्शन है टॉर्क जीरो, mg टॉर्क जीरो, नॉर्मल टॉर्क जीरो, सब टॉर्क जीरो, तो क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू दैट पॉइंट। यो थ्योरी से याद करो, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम इट बिकमिंग जीरो। क्यों? रीजन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस पासेस थ्रू पॉइंट ए। टॉर्क ड्यू टू एफ वो तो लेकिन नॉन जीरो रहेगा। अच्छा यही तो नेट टॉर्क रह जाएगा ना, क्योंकि बाकी तीन तो जीरो हो गया, लेकिन एक जगह तुम बोलो नेट टॉर्क जीरो है और एक जगह देख रहे हो कि नेट टॉर्क नॉन जीरो है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। ज्योमेट्री से पूछता हूं ना जो छोटे वाले, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, याद है पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ये तो रहता था। वैसे ही समझ में आ रहा है, मैंने कुछ एक एज्यूम किया, मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम एज्यूम किया, अपने जो भी लॉजिक है मेरा अभी तक, जो भी बुद्धि है उस बुद्धि से मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम एज्यूम किया। अब मैं दिखा रहा हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। इक्विलिब्रियम में तो टॉर्क जीरो होना चाहिए, लेकिन फिर मुझे नेट टॉर्क नॉन जीरो भी मिल रहा है। ये तीन का तो टॉर्क जीरो हो गया, कैपिटल एफ का टॉर्क तो रह जाएगा ना, उसका तो क्यों रह जाएगा सर? उसके लाइन ऑफ एक्शन का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, एफ इंटू ये हाइट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका टॉर्क तो जीरो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। तो भाई ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ गलती किया है, ठीक है, ओके। अब नहीं इसलिए बोला कि इसको कॉपी नहीं करना, एग्जाम में जब आएगा तो तुमको ये नहीं करना ऑब्वियसली, तुमको किसी को समझाने की भी जरूरत नहीं है। टॉपलिंग के जो बुक में थ्योरी होता है, थ्योरी में बोला कि पहले समझा देते हैं, मैंने प्रेफर किया कि प्रॉब्लम में थोड़ी इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम के थ्रू देखा कि उस प्रॉब्लम में फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा तो होगा नहीं, अगर ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम किया तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। इनफैक्ट क्वेश्चन में जो पूछा ना, क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट टू टॉपल, ठीक है, बिगिंस टू टॉपल। अच्छा ये मतलब लिमिटिंग केस लेंगे ना, लिमिटिंग केस में मतलब नेटवर्क जीरो रखेंगे, जैसे फ्रिक्शन में याद है तो क्या हो रहा है, इट्स जस्ट अबाउट टू मूव ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, तो हम लोग नेट फोर्स तो जीरो ही लेते थे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे बोले इट बिगिंस टू टॉपल, मतलब अभी भी टॉपलिंग रोटेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी भी एंगुलर एक्सीलरेशन मिला नहीं है उसको, वो अब करेगा, ठीक है, ओके। तो मतलब हम लोग ये लिमिटिंग केस के लिए हम लोग अभी भी क्या लगाएंगे, नेट टॉर्क जीरो। तो क्वेश्चन में नेट टॉर्क जीरो लगाना है, लेकिन मेरा फ्री बॉडी डायग्राम से तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है हमको, तो इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरी में बोलते हैं कि एक्चुअली क्या गलती ये हो। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, मैं टाइम दूंगा, बस अभी समझो आप लोग।
थ्योरी ये होता है। नॉर्मल क्या है, रिकॉल करो, कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन नॉर्मल का ओरिजिन क्या है, क्या पढ़े थे? ओरिजिन का एक कुछ टाइप ऑफ ओरिजिन था, क्या था? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, दे हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। यस, किसी ने बोला, सुचित ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन पढ़ाया था। बोले थे कि भाई मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं एटॉमिक लेवल पे, वहां से फोर्स आता है। हम लोग कभी उतना डिटेल्स में स्टडी नहीं करते, हम लोग तो सर नॉर्मल, सर फ्रिक्शन, लेकिन है एटॉमिक लेवल के फोर्सेस। अब बात ये होता है, सुनो, हम लोग इतने दिन जो नॉर्मल दिखाते थे ना न्यूटन्स लॉज में, वो नॉर्मल एक्चुअली क्या होता है? हम लोग इतने दिन जो नॉर्मल दिखाते हैं, इट्स अ नेट परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, नेट परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एट एन एवरेज लोकेशन। बोलने का मतलब है, मैं समझा रहा हूं, सुनो, कॉन्टैक्ट फोर्स जनरली एक बॉडी को अगर रखे हो चुपचाप, ठीक है, अगर चुपचाप ऐसे बॉडी को रखे हो, अच्छा खुद ही बताओ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, हर जगह सेम अमाउंट में होना चाहिए। जब मैं कॉन्टैक्ट बोला, आई मीन इंटरैक्शन, इधर के मॉलिक्यूल्स और इधर के मॉलिक्यूल सेम अमाउंट में इंटरेक्शन करना चाहिए। कोई बायस नेचर तो नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सर ये ज्यादा लेवल है, ये ठीक है, नहीं उतना खास नहीं, सब तो इक्वल अमाउंट में इंटरेक्ट करने चाहिए। मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ऐसा तो नहीं कि सर इधर वाला पोर्शन ज्यादा हैवी है सो उधर ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन फ्रिक्शन के टाइम पे ये भी एक बार डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आते हैं, वहां पे ह्यूज प्रेशर होता है, इसे एक बार डिस्कस किया था बहुत साल पहले, ठीक। हाँ, तो मेन चीज है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो बात है कि इन जनरल हर पॉइंट ही इक्वल अमाउंट में बिहेव कर, तो जनरली क्या होता है, नॉर्मल हर जगह सेम टाइप में होता है, सेम टाइप का होता है। तो इनका नेट जब करते हैं तो हम लोग मिड पॉइंट पे दिखा देते हैं, दैट मिडिल लोकेशन इज द एवरेज लोकेशन, समझ रहे हो, मीन मीडियन मोड, नॉट एग्जैक्टली बट एक एवरेज लोकेशन दिखाते हैं। इतने दिन न्यूटन लॉ में हम लोग ये करते थे, हम लोग एवरेज लोकेशन दिखाते, लेकिन इस प्रॉब्लम में थिंग्स विल चेंज। क्यों? तुम जब फोर्स दे रहे हो ना, इधर ए के अबाउट में देख रहा हूं, फ्रिक्शन और एमजी का तो टॉर्क आएगा नहीं, एमजी हमेशा ऐसे काम करेगा, फ्रिक्शन हमेशा ऐसे काम करेगा। एमजी एंड फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है, लेकिन एफ का तो एक टॉर्क है ना अबाउट ए पॉइंट, एक तो है। तो एक्चुअली होता क्या है, इधर के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, उनमें इंटरेक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट लाइक दिस। थोड़ा फील करो, मास एक जगह पे, लेकिन जो इंटरेक्शन मतलब प्रेशर पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। इट्स सेम एज एक बॉडी लियो और तुम इस साइड में प्रेस कर अपने हाथ से, ये तुम्हारा, हाँ हाँ हाँ, इस साइड में प्रेस करो, तो भाई यहाँ पे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उस साइड में कम जाएगा। वो प्रेशर बढ़ना कमना मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे वहां पे इंटरेक्शन कम बढ़ गया। तो एक्चुअली जब फोर्सेस ऐसे दे रहे हो, दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से, उसके कारण इधर के कॉन्टैक्ट फोर्सेस ज्यादा होंगे। इधर के एटॉमिक लेवल पे जो फोर्सेस आ रहे हैं ना इधर उधर, इन जनरल एंगल में रहता है सब इधर उधर, हमको तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा रहे, ठीक है, लेकिन इधर में थोड़ा कम रहेंगे, ठीक है। बोल के जो नेट एवरेज लोकेशन होगा, इट विल बी समवेयर टुवर्ड्स द राइट, वो इधर शिफ्ट कर जाए। नॉर्मल इज स्टिल द नेट अपवर्ड फोर्स, नेट नॉर्मल का मतलब ये है, तुमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना, इट इज स्टिल द वर्टिकल कंपोनेंट, बट वो शिफ्ट कर जाएगा इधर, मतलब नेट नॉर्मल का लोकेशन, उसको आप सेंटर के अलोंग नहीं दिखा सकते। इस साइड में इंटरेक्शन ज्यादा है, इस साइड में इंटरेक्शन कम। अब मैं कैसे समझाऊं, इट्स सेम एज लाइक, आप ऐसे लो, जो होता है नॉर्मली, लेट्स से ग्राउंड सरफेस मडी है, ठीक है, अब तुम एक कुछ एक प्लेट को उसके ऊपर रखे हो, एक साइड में ज्यादा प्रेस करो तो एक साइड में ज्यादा धंस नहीं जाएगा, मतलब वही बोल रहे, मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इट्स समथिंग लाइक, बता रहे हैं, कैसे बताएं, कैसे एग्जांपल दे, एक सिंपल एग्जांपल है, मेरे दिमाग में ये सब आते रहता है भूल भाल, ठीक है। स्लीपर पहनते हो, सो स्लीपर पहन के आप खड़े रहते हो, चलते हो, बहुत कुछ करते हो, स्लीपर पे ज्यादा गड्ढा कहाँ पे होता है, मतलब वहां पे कांटेक्ट ज्यादा है, सोल तो इधर भी कांटेक्ट में रहता है लेकिन कम रहता है, मेन हील पे और इधर होता है, तो कांटेक्ट ज्यादा है ओवर, लाइक मतलब लेट्स से तुम 10 साल खड़े हो, ठीक है, 10 साल जो खड़े हो, ऑब्वियसली योर वेट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका वेट हील पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, इधर कम डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उस तरह का सोचो, रोटेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो इंटरेक्शन, मैं ये बोलूँ ना, ये मैं मैथमेटिकली ये प्रूव नहीं कर सकता, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इसका मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं,
इट्स मोर आपको थियोरेटिकली समझना पड़ेगा, इसलिए मैं डिटेल्स में जाके बोल रहा हूँ कि थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटरैक्शंस, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस यहाँ के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा हो जाएंगे, मतलब दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर मोर, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नली एक फोर्स के कारण एक घूमने का टेंडेंसी है, ठीक है। तो इधर के मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर के मॉलिक्यूल जाके एकदम धक्का मार रहा है, और इधर के मॉलिक्यूल ऊपर जाने का ट्राई कर, मतलब अवे फ्रॉम इट, ठीक है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, हाँ। इनफैक्ट सबसे बेस्ट तो यही है, अगर हल्का सा टॉपिक है तो इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड कि ऑब्वियसली सर एक दिखे इंटरेक्शन बेसिक होएगा, खूब बेसिक यहाँ पे इंटरेक्शन, हाँ आएंगे आएंगे, क्लियर है, ठीक है। कौन सा ये आ रही है हाथ से प्रेस, तो मेन चीज है, देयर आर मेनी वेज इन यू कैन लाइक अंडरस्टैंड दिस थिंग, खुद को समझा सकते हो कि सर एक साइड में इंटरेक्शन ज्यादा हो, एक साइड में कम। हाँ यही चीज अगर मैं पुश करता, सोचो ऑब्वियसली इधर रोटेशन का टेंडेंसी होता, इधर इंटरेक्शन बढ़ जाता, उधर कम जाता, तो अगेन इधर लाइक नॉर्मल शिफ्ट करता, तो एक्चुअली नॉर्मल का जो एवरेज लोकेशन है वो शिफ्ट कर सकता है, ये नहीं कि हमेशा सेंटर से काम करता, ठीक है, इट कैन शिफ्ट। तो इन कोई भी एटॉमिक लेवल पे जाके स्टडी नहीं करेगा, हाई स्कूल में बुक में बोला रहेगा कि नॉर्मल शिफ्ट किया, और नॉर्मल शिफ्ट कैसे किया, शिफ्ट क्या हो रहा है वहां पे, एवरेज लोकेशन बदल जाता है, ठीक है, इधर में ज्यादा फोर्स है उधर कम फोर्सेस है, यहाँ पे चला, इट्स लाइक दैट बेसिक आइडिया, हम लोग बोलते हैं ना सेंटर मास में एवरेज लोकेशन ऑफ मास, इधर में मास कम इधर में मास ज्यादा, तो सेंटर मास इधर शिफ्ट कर जाए, एवरेज लोकेशन समवॉट लाइक दिस, एक साइड में फोर्सेस ज्यादा है, एक साइड में फोर्सेस कम, शिफ्ट कर गया इधर नेट नॉर्मल, ठीक है। तो अल्टीमेट आइडिया ये रहता है, ठीक है, कि तो नेट परपेंडिकुलर कांटेक्ट फोर्स एट एन एवरेज लोकेशन, ठीक है, ये शो करते हैं हम लोग, तो ड्यू टू, अच्छा ये मैं थ्योरी लिख दूंगा, ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात ये है, एक बार सुन लो, फाइनली खत्म कर देता हूँ, ए पॉइंट के अबाउट, एक बार सुनो, ए पॉइंट को अबाउट एफ किधर रोटेट करवाने का ट्राई करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है, अलग से एक बार डायग्राम करके अलग से विजुअलाइज करना, ए पॉइंट के अबाउट एफ किधर करेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन अगर एन इधर शिफ्ट कर गया तो एन किधर करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दे आर केपेबल ऑफ बैलेंसिंग ईच अदर, बैलेंस होले ही तो नेट टॉर्क का जीरो आस पे, अल्टीमेटली तुमको नेट टॉर्क जीरो रखना है ना, इट्स अबाउट टू टॉपल, अभी भी किया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम लोग ये गलती ले रहे थे, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल जीरो नहीं, वो कुछ ना कुछ आएगा और वो क्या करेगा, इसको बैलेंस करने का ट्राई करेगा ईच जगह। तो इनफैक्ट आज के बाद सब सोचो, अब घर में तुम जब भी कोई एक बॉडी लेते हो ना, लेट्स एक चेयर है, टूल है, लेट्स आप जब इसको पकड़ के टानते हो, ठीक है, ये इनफैक्ट आप बहुत कॉमनली देखोगे, हाँ सपोज एक टूल है, टूल को पकड़ के टान रहे हो, वो हो सकता है स्लाइड ना करके पहले घूमना शुरू कर दे, ठीक है, मतलब उसमें हो क्या रहा है, उसमें बेसिकली नॉर्मली दोनों, अगर एक टूल जैसा ऐसे ही नॉर्मली ग्राउंड पे रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री दोनों पे एक्चुअली क्या होगा, नॉर्मल जनरली सेम होगा दोनों लेग्स पे, जैसे पुल करने लगोगे इधर नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, उधर नॉर्मल कम जाएगा थोड़ा, तो मतलब रोटेट कर सकता है हैंड तक, ठीक है, वो काम ना करो, अरे टॉर्क बैलेंस कर रहा है, फोर्स नहीं, टॉर्क का बात कर रहे हैं, टॉर्क बैलेंस, रुक जाओ, क्लियर हुआ आइडिया होपफुली, किसी को अगर ये ओवरऑल आइडिया में डाउट है, कुछ डिस्कशन करना तो करना, लेकिन अब मैं एक बार लास्ट स्लाइड में जाकर मैं थ्योरी लिख देता हूँ क्या लिखना है, फिर तुम लोग को जो डाउट है पूछते हो, ठीक है। ये मेंशन किया कि आवर एजम्पशन कॉन्ट्रडिक्ट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस नए वाले स्लाइड में क्या हो रहा है वो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली इज द नेट परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज एट एन एवरेज लोकेशन, उसका एवरेज लोकेशन पे दिखाया जाता है। इन दिस केस कॉन्टैक्ट फोर्सेस मे नॉट बी यूनिफॉर्म ओवर बेस एरिया, ठीक है, मतलब कहीं पे वो ये जो ब्लू वेक्टर से वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, लेट्स कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, बिकॉज ऑफ दिस द एवरेज लोकेशन ऑफ नॉर्मल कैन शिफ्ट, ठीक है। ये तो थ्योरी का पार्ट हो, तुम जो अल्टीमेटली फ्री वर्ड डायग्राम करते हो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अलग से, एग्जाम में जब प्रॉब्लम्स आएगा आप ये फ्री वर्ड डायग्राम से स्टार्ट करो, आपको पूरा थ्योरी समझाने की जरूरत नहीं है, एक दो लाइन लिख देना बस, स्कूल के बुक्स में भी यही करते हैं, मतलब फ्री वर्ड डायग्राम लिख देते कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, अब करो, ये कैपिटल एफ showing all the forces, हाँ ये मुझे इनफ समझाने के लिए।
तो फ्री बॉडी डायग्राम कर दिया जो एक्चुअली होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एंड नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0 का कंडीशन लिख रहा हूँ, तो बाय दिस टाइम यू आर हैबिचुएटेड, तो लिख पाओगे आई गेस। सो किसके अबाउट? वही ए के अबाउट लूंगा। ए मतलब जहाँ पे एम जी एंड फ्रिक्शन कट कर रहा है, बेसिकली द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सेंटर, बेस में जो पॉइंट है, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन का टॉर्क 0, ग्रेविटी का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल थोड़ा शिफ्ट किया, नॉर्मल जितना शिफ्ट किया मैं डायग्राम में उसको एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, होपफुली समझ में आएगा तुम लोग। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज एक्स। नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, चलो मैं उसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। फ्रिक्शन ये कैपिटल एफ का टॉर्क को वो क्लॉकवाइज होगा, उसको नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव करना है बेसिकली। एफ के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ऑब्वियसली 3l/4, वो दिया हुआ था ऑलरेडी। एफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ए दैट इज 3l/4, वो मैं डायग्राम में नहीं दिखा रहा हूँ, क्लियर रखना, ठीक है। हर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से मेजर किया जा रहा है, जो भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वहां पे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है आपको, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्लियर रहिएगा। यहां से नॉर्मल आ गया, देखो कितना सुंदर, नॉर्मल छोड़ो, एफ आ गया, इट्स 4n(x/3l). ये तो टॉर्क कंडीशन लगा है, आई गेस दिस इज ऑब्वियस, लेकिन साइमल्टेनियसली और क्या कंडीशन नोट करना चाहिए? नेट फोर्स 0। क्वेश्चन में ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में तो बोल भी दिया था देयर इज नो स्लाइडिंग, ये तो बोला हुआ था एडिशनली, ठीक है। स्लाइडिंग भी नहीं है एंड ऑन द वर्ज ऑफ रोटेशन, तो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, तो नेट टॉर्क भी 0। तो अगर नो स्लाइडिंग है नेट फोर्स 0, सिंस नो स्लाइडिंग क्वेश्चन बोला ही है, तो ऑब्वियसली एक्स के अलोंग एंड वाई के अलोंग फोर्सेस बैलेंस कर दो। फटाफट लिखेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल एफ विल बैलेंस बाय फ्रिक्शन एंड mg विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल, बेसिक न्यूटन्स लॉस क्लास 9 लेवल, ठीक है। इससे एक्चुअली ये जो एफ का एक्सप्रेशन है उसमें 4nx/3l था, तो दैट बिकम्स 4mgx/3l, ठीक है। ये जो कंक्लूजन आ रहा है इसको हम लोग इंटरप्रेट करेंगे फिजिकली। यहाँ पे मैथ्स लगाए, थोड़ा इक्वेशंस देखें, मैंने बेसिकली फोर्स और एक्स के बीच में एक रिलेशन निकाला। मैंने ये तुमको क्या शो कर रहा है कि आप जो फोर्स दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि एक्स कितना होगा, एक्स क्या है, कितना नॉर्मल शिफ्ट किया। तो जैसे आप बोले थे कि नॉर्मल कितना शिफ्ट करेगा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है? नहीं, इस प्रॉब्लम में फॉर्मूला आ रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, हाँ डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना क्लियर है कि एक्स कुछ एक आ रहा है, एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एफ और वाइस वर्सा, सो डिपेंडिंग अपॉन एफ एक्स कुछ एक होगा, ठीक है। बढ़िया, आई होप प्रॉब्लम नहीं। इतना कॉपी करो, किसी को डाउट है ऑनलाइन तो एक्सप्रेशन से भाई कि सर एक्स का एक्सप्रेशन में लिखता है, एक्स क्या आ जाएगा वो भाई 3lf/4mg, 3fl/4mg ऐसे लिख देता है। तो इन अदर वर्ड्स एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एफ, एल एम जी ये सब तो कांस्टेंट है। सी जब मास्क को आंख के ऊपर दिखा लो, कोरोना वायरस घुसेगा आंख के अंदर, बैठे बैठे नौटंकी करते रहते हैं लोग, मास्क उठा के सर सो लेते हैं, इतना क्या बता रहे इनको। चलो मेन चीज है एक्स प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है, इसका मतलब फोर्स जितना ज्यादा होगा एक्स उतना ज्यादा होगा, मतलब आपके ऊपर, आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नॉर्मल कितना शिफ्ट करेगा। लेकिन अरे भाई सिंपल लॉजिक है, अरे सेंटर से नॉर्मल कहां तक शिफ्ट कर सकता है? एट मैक्स एज तक। ऐसा तो नहीं कि बॉडी को रखे हो नॉर्मल बाहर निकल गया, ओ हैरी पॉटर, कोई मैजिक ऐसा नहीं काम करता है, ठीक है। तो पाती चीज है कि एक्स एक्चुअली यू विल बी लेस देन l/2, l था वो साइड लेंथ, एक्स मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है? l/2 तक, ठीक है, l/2 तक, ठीक है। अच्छा x लेस देन l/2 मतलब ये क्या हो गया? दिस इज द कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। हाँ एक्चुअली वो लिमिटिंग केस पे ले लेंगे, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, रुक जा एक बार आ रहा हूँ। कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग,
मतलब नॉर्मल शिफ्ट किया है लेकिन अभी भी ऐसा तो नहीं कि घूम गया है, नॉर्मल हर बार बैलेंस कर रहा है, ठीक है, शिफ्ट करवा करवा के। एक चीज ये नोटिस करो, मतलब ये चीज एक फील करो, नॉर्मल का वैल्यू फिक्स है, नॉर्मल कितना है mg, नॉर्मल अपना मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पा रहा है, नॉर्मल अपना लोकेशन शिफ्ट करके कैपिटल एफ के टॉर्क को बैलेंस कर दे रहा है। तो नॉर्मल के पास पावर क्या अपना शिफ्ट करने का ताकि टॉर्क को बैलेंस करे, तो वो एटलीस्ट कब तक कर सकता है, कब तक नो टॉपलिंग होगा, जब तक x L/2 से कम है। x इक्वल टू L/2 हुआ ना, तो उसको हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, क्या, आइदर इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग और इट इज नॉट गेटिंग टॉपल, जस्ट नॉट, मतलब आइदर टॉपल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जस्ट लिमिटिंग केस, ये लिमिटिंग केस, ठीक है, लिमिटिंग केस, मतलब इस केस में टॉपल कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, समझ रहे हो ना बात, ठीक है, इस केस में भी हम लोग बोलेंगे सर रोटेशन शुरू नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो लिमिटिंग केस मतलब वो एकदम बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, सो दिस विल बी द लिमिटिंग केस। आप ऐसा बोल सकते हैं लिमिटिंग केस फॉर या क्यूब begins to topple या टिप, ओके, ऐसा लिमिटिंग केस में बोल सकते हैं। तो जब तक लेस है तब तक टॉपलिंग नहीं होगा। अच्छा, कभी अगर मैथमेटिकली ग्रेटर देन L/2 आ गया मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब टॉपल कर चुका है ऑलरेडी। कभी अगर मैथमेटिकली L/2 से ज्यादा आ जा रहा है, एब्सर्ड, मतलब उसका मतलब टॉपल कर चुका है भाई, वो ऑलरेडी रोटेशन में चला गया है, ठीक है। अच्छा, x की जगह ये पूरा पुट करते तो 3FL/4mg लेस देन L/2, तो f का एक एक्सप्रेशन आ रहा है कि इनइक्वालिटी आ रहा है, इफ इज लेस देन व्हाट 4 नहीं 2mg/3, नहीं L कटेगा लो 2mg/3, ये अगर किसका कंडीशन है, कंडीशन फॉर नो टॉपलिंग। एक चीज देखो न, कैसा आंसर कैसा आ रहा है, देखो f लेस देन समथिंग मतलब ये है मैक्सिमम फोर्स, लेस मतलब क्या, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम फॉर व्हाट, फॉर नो टॉपलिंग। जो मैक्सिमम फोर्स है नो टॉपलिंग के लिए वो मिनिमम फोर्स है फॉर बिगिनिंग ऑफ टॉपल। बात समझ में आ रहा है, लिमिटिंग केस है ना, जो नॉट टॉपल के लिए मिनिमम है वो टॉपल करने के लिए नो टॉपल के लिए जो मैक्सिमम है टॉपल करने के लिए वो मिनिमम है, ठीक है। तो यही वैल्यू एक्चुअली मिनिमम वैल्यू भी है फॉर टॉपलिंग। क्वेश्चन में एक्चुअली ये पूछा था फॉर टॉपलिंग पूछा था, ठीक है। तो देयरफॉर एफ मिनिमम टू बिगिन टॉपलिंग वो यही वैल्यू है, ठीक, टॉपलिंग 2mg/3, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा आराम से बैठ के इसको हजम करो, ना क्लियर हो तो पूछो। तो एक्चुअली लिमिटिंग केस में क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में ये ऊपर में यहाँ पे जो किए थे यहाँ पे कर दे रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा लिमिटिंग केस में होता है जब भी टॉपल करने वाला कोई भी बॉडी, वो पिरामिड हो, कोन हो, क्यूबॉइड हो, कोई भी अगर टॉपल करने वाला है, या लेट से वो तुम्हारा बॉटल हो, जैसे टॉपल करने वाला उस मोमेंट पे नॉर्मल ऑलमोस्ट थियोरेटिकली स्पीकिंग वो ऑलमोस्ट एकदम एज पे पहुंच चुका है। एफ कहीं पे ऊपर में है, फ्रिक्शन mg जहाँ पे था है, लेकिन नॉर्मल एकदम एज पे पहुंच चुका है, वो लिमिटिंग केस को कहा जाता है, ठीक है। तो अब बुक में जब तुम सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे या तुम जब एग्जाम में जल्दी से एमसीक्यू कर रहे हो, टॉपलिंग का प्रॉब्लम हो तुम डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके स्टार्ट करो, समझ में आ रहा है, ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट कर दो कि सर एकदम पहुंच चुका है ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, बस। चलो सुनो, नेक्स्ट प्रॉब्लम, द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे, अगेन ऑन टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। ये असाइनमेंट में नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे बुक्स में मिलेगा और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई एम टेकन टुडे, ये प्रॉब्लम हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, फील करो, ठीक है, हाँ फील करो। देखो वो काइट को उड़ाने के लिए वो ये होता है ना, काइट पतंग, पतंग को उड़ाने के लिए वो जो डोर होता है, उस बैच में जैसे कि जिन्होंने बताया कि स्ट्रिंग को मांझा बोलते हैं, उनको नया चीज पता चला, हाँ। और ये जो होता है इसको बंगाली में लट्टू, इसको लाटाई लाटाई लाटाई, हाँ लाटाई, लट्टू तो टॉप हो गया यार, ठीक है, लाटाई, ठीक है। चलो गाना छोड़ो, सुनो सुनो, मेन काम को बात क्या कर रहे हैं, ऐसा एक सिस्टम लेना है हम लोग को, ठीक है, ठीक है, ऐसा एक सिस्टम लेने वाले कि दोनों दो साइड में डिस्क है, बीच में एक सिलेंड्रिकल ड्रम की तरह है बीच वाला पोर्शन, और उसके ऊपर स्ट्रिंग रैप करेंगे हम, रैप करके हम लोग इसको ऐसे पुल करने वाले, मतलब 3D में ऐसा डायग्राम दिखने वाला है, ठीक है। नहीं फिलहाल पतंग नहीं उड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, अभी सुन लो, जल्दी जल्दी करते हैं। ऐसा सिस्टम होने वाला है 3D में, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जनरली हम लोग 2D, पता ही है प्लेन मोशन,
टॉपिक लेते जनरल प्रिलिमिनेशन, हर चीज को हम 2D कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में ये दिया रहता है। अगर पहले क्वेश्चन पहले पूरा समझ लो, ठीक है, फिर आप कॉपी करना। ये आप देख रहे हो कौन सा डिस्क को, जिस पे वो रेस्ट कर रहा है ऑन द ग्राउंड, ये हो गया अंदर वाला ड्रम, सिलिंड्रिकल ड्रम, ठीक है। स्ट्रिंग रैप किया गया इसके ऊपर, अंदर में तुमको इधर से दिख रहेगा नहीं, ठीक है, रैप किया गया, ऐसे करके स्ट्रिंग आप पुल कर रहे हो विद सम फोर्स एफ, आप एकदम डायरेक्टली पकड़ के उसको पुल करो, ही इज लाइंग ऑन ग्राउंड, आप यहाँ पे आपका फोर्स है, टेंशन बनेगा, सिंपल बात। तो आप डायरेक्टली ऐसा पड़ा हुआ है, तुम एक फोर्स देके इसको पुल कर, समझ में आया बात, क्लियर है सेटअप, ठीक है। ये करेगा क्या, व्हाट विल इट डू, अरे मुझे मुझे बोल लेना, अभी कुछ मत बोलो तुम, मुझे बोल लो, फिर डाउट और अपना बोले, घूमेगा। अब क्वेश्चन में ये आता है कि एक्चुअली इसके घूमने के, ये सुनो, ये इंटरेस्टिंग लगा था हमको। नॉर्मली फ्रैंकली अगर अपने मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, किसी को, किसी को भी पूछो, भाई बहन से, कि इसको फोर्स दिए किधर घूमेगा, बहुत लोग इंट्यूटिवली बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट करके नहीं, मतलब ऐसे सोच के कि सर इसको इधर पुल रहे हो ना, ये पीछे घूमेगा। लेकिन देखा जाता है इधर भी घूम सकता है, घूम सकता है। इसके घूमने के 3 पॉसिबिलिटीज है, तो 3 नहीं 2, पीछे भी घूम सकता है, सामने पुल कर रहे हो, सामने भी घूम सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि पुल किए जाओ घूमेगा ही, मतलब ना ग्राउंड पे चिपका हुआ नहीं, ग्राउंड पे रखा हुआ है, रस्सी चिपक, अरे देखो इन ऑल केसेस रस्सी चिपका नहीं है, मतलब मैं लास्ट क्लास वो प्रॉब्लम लिया था ना, पुली के ऊपर स्ट्रिंग है, इट इज अनवाइंडिंग, याद है बोला था, ठीक, वही सेम चीज, ये अगर घूमेगा तो स्ट्रिंग अनवाइंड करेगा बेसिकली, ऐसा नहीं कि मैंने स्ट्रिंग में चिपका के रखा हूं, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज बेसिकली रैप्ड, आई एम यूजिंग दैट वर्ड, रैप्ड, स्ट्रिंग रैप्ड है, चिपका नहीं हुआ है। लेकिन देखा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन योर एंगल, आप किस एंगल पे पुल कर रहे हो ना, डिपेंडिंग अपॉन दैट एंगल, आइदर ये पीछे घूम सकता है, सामने घूम सकता है, या घूमेगा ही। स्ट्रिंग रैप्ड है, स्ट्रिंग चिपका हुआ नहीं है, ठीक है ना। हमारा काम इस क्वेश्चन में ये रहता है, फाइंड दिस एंगल, लेट्स से थीटा एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं, थीटा नॉट, फाइंड थीटा ही लिखता हूं, फाइंड थीटा सच दैट, इस ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सेटअप है, इसको बहुत सारे बुक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, आप लाटे फटे तो लिखो ना, ठीक है, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, बुक में देखे होगा, स्पूल, स्पूल बोलते हैं, ठीक है, ओके, बहुत सारे बुक्स में ये वर्ड यूज करते हैं, तो वेल कॉल इट स्पूल, हाँ, मुझे नहीं पता एक्चुअल अंग्रेजी टर्म क्या है, बुक में रहता तो हम ये यूज करें, ठीक है। फाइंड थीटा सच दैट स्पूल डज नॉट रोटेट whatever be the value of f, आप f भाई बहुत ज्यादा अप्लाई कर दो, घंटा फर्क पड़ता है उसको, ठीक है, वो रोटेट करेगा ऐसे एक एंगल पे, हाँ इसका मास सब मैं डेटा दे रहा हूँ, मैं डेटा देने वाला हूँ, मास उस एंगल पे मैटर, मतलब वो ऐसे एंगल पे लगा दियो कि अब मतलब होगा ही नहीं, हाँ नहीं नहीं वो 90 डिग्री नहीं होगा, वही तो खास बात है, वही तो इस केस में अनवाइंड नहीं करेगा, तो वही तो चेक करना है हम लोग को, रुको सब बता रहे, सब डेटा नहीं दिया, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ। फाइंड थीटा सच दैट स्पूल डज नॉट रोटेट irrespective of value of f, value of f, ठीक है, ओके। अब डेटा में ऑब्वियसली क्या क्या दिया हुआ है, इसका सपोज मास कैपिटल एम पकड़ लो, आउटर जो रेडियस है ना, लेट से कैपिटल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, ग्राउंड रफ है, ओके, ग्राउंड मतलब फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, ओके, mg तो रहेगा ही नॉर्मल, ठीक। So find theta such that spool does not rotate irrespective of value of f. For this current problem आप बेसिकली इसको पूरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ले सकते हो, यू कैन कंसिडर दिस इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्लियर है बात, ठीक है। ये बीच में टूम टाम कर रहा है, रुक जाओ, मैंने छोड़ो, बाद में क्लास खत्म नहीं होगा।
सेटअप क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है होपफुली। लिखा देता हूँ, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, करिए हाँ। नहीं नहीं, क्यों नहीं हो सकता नेट फॉर जीरो? अरे इनफैक्ट प्रॉब्लम में बोल ही दिया ना, रुक जाओ, प्रॉब्लम में तो ऑलरेडी बोल दिया तुमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब कंप्लीट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो तुम मान के चलो, तो ऑब्वियसली देयर आर फोर्सेस व्हिच कैन बैलेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, वर्टिकल में कैपिटल एफ का कंपोनेंट आएगा ना, मिल बैठ के बोलो एम जी, हाँ एग्जैक्ट, इट्स पॉसिबल बैलेंस हो। हाँ, तो नेट फोर्स बैलेंस नहीं होता, हाँ, मतलब वो एक केस हो सकता है कि हाँ ऐसा हुआ कि वो ये नहीं, वो बेसिकली स्लिपिंग कर, ठीक है, तो ओके आगे बढ़े तब फिर बताते हैं। देखो, नहीं नहीं, इसी स्लाइड में रहेगा, सुनो फटाफट करते क्या लोग बोलते सर सबसे पहले फ्री वर्ड डायग्राम कर लो, फ्री वर्ड डायग्राम ऊपर में ही करता हूँ, हाँ ऊपर वाले डायग्राम में कर रहा हूँ, देख लो एम जी। अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट एक ही पॉइंट है, बॉटम पॉइंट, नॉर्मल तो वहीं से काम करेगा ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, इस बार शिफ्टिंग तो नहीं कर सकता, ठीक है, नॉर्मल एम जी, फ्रिक्शन भी वहीं पे काम करेगा, ये फ्रिक्शन होगा तो कैसा होगा, स्टैटिक, और इधर ये कैपिटल है, इसको मैं रेड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्या पॉसिबल, सही तो होता है, क्या है पॉसिबल, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, होता है, हो गया। अब देखो, हम बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क विल बी जीरो, सुनिए अच्छे से, अबाउट एनी पॉइंट, कन्वीनियंस के लिए कौन सा पॉइंट लेते हैं, 1 सेकेंड में बोलता हूं सर, ये जो बॉटम पॉइंट है ना, ये लो बॉटम कॉन्टैक्ट पॉइंट, सेंटर लेके ये अगेन बोले हर बार लाइक ट्राई टू बी स्मार्ट अबाउट चूजिंग द पॉइंट, सेंटर के अबाउट शुरू मत कर दो, इस पॉइंट को लेते हैं, फायदा क्या है, फायदा ये है कि भाई नॉर्मल का टॉर्क, एमजी का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क तीनों जीरो, ठीक है, तीनों का टॉर्क जीरो, इस बार तुम नहीं बोल सकते कि सर नॉर्मल शिफ्ट करेगा, नहीं यार, ये सर्कल है ना डिस्क, वो तो थियोरेटिकली स्पीकिंग वो तो एक ही कांटेक्ट पॉइंट पे रहता है, इस बार शिफ्टिंग का कोई स्कोप नहीं है, तीनों गारंटी जीरो है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम टॉर्क ऑफ एफ मस्ट ऑल्सो बी जीरो। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट, हाउ कैन द टॉर्क ऑफ एफ बी जीरो, उसका एक लाइक कंडीशन है, सुनिएगा अच्छे से, मैं इसलिए डायग्राम कर रहा हूं बड़ा सा, एफ का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, एक पर्टिकुलर एंगल पे वो किंतु बॉटम ए पॉइंट से ही पास करे, और वो एक पर्टिकुलर एंगल पे ही हो, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बड़ा करके, थोड़ा देखो, ठीक है, ओ भाई मैं मतलब बहुत सुंदर से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये इनर वो ड्रम। अच्छा एक चीज है, जब स्ट्रिंग को रैप करके आप पुल करोगे तो स्ट्रिंग जो टैंजेंट होके निकलेगा ना, स्ट्रिंग जब पुल करते हो तो वो जब जहां से वो टैंजेंट होके निकलता है, आई एम ट्राइंग टू से कि जो फोर्स का डायरेक्शन है इट्स एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, इनर रेडियस, टैंजेंट होके निकल, ठीक है, उसको रहने दो, मेन चीज है टॉर्क एफ जीरो हो कैसे सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, पॉसिबल इसलिए है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एन एंगल में एग्जिस्ट, ऐसे एक एंगल हो सकता है जिसके लिए एफ का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसको अगर प्रोड्यूस करो, इट मे पास थ्रू द बॉटम कॉन्टैक्ट पॉइंट, अगर ये हुआ, बाकी तीन का तो टॉर्क जीरो है बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, लकीली इसका भी लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, अगर ऐसा हुआ तो इसका टॉर्क भी क्या होगा, जीरो, तुम एफ कितना भी हाई तो फर्क पड़ता है नहीं, ये तो एंगल का खेल है, तुमने ऐसे ही एंगल पे लगा दिया कि इसका फोर्स यहां से पास कर जा रहा है, इसीलिए तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एफ लिखा है, तुम फोर्स कुछ भी दे दो टॉर्क होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, एक ही एंगल में पॉसिबल है,
प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे पॉसिबल है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम जनरली एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर एंगल पे तो नहीं होगा। मैंने सोचा ये थीटा सपोज 30 ऐसे बोलो 60 डिग्री आ रहा है, 0 से 90 के बीच में आपके पास इतने सारे एंगल्स पॉसिबल है। तुम नॉर्मली क्या नोटिस करोगे? इंट्यूटिवली इधर पीछे घूम रहा है या सामने। मैक्सिमम केसेस में लोग ये पीछे वाला ही सोचते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन रेस्ट पे भी रह सकता है, ये लोग नहीं सोचते। तो ये यूनिक प्रॉब्लम इस सेंस में, उस एंगल में पुल करो, पर्टिकुलर एंगल पे मूव करेगा ही नहीं, कितना भी हाई फोर्स। एंगल निकालना कितना इजी है पता है? और ये प्रॉब्लम, हाँ नहीं, साइन थीटा कहां से जीरो हो गया? ये एंगल जीरो कहां से है? क्या सोच रहा है तू? क्या सोच के? टॉर्क जीरो है तो अरे वो, अरे टॉर्क जीरो होता आर क्रॉस थीटा। ये थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ है, आर वेक्टर के साथ थोड़ी है। ए से आर वेक्टर ये होता, आर क्रॉस थीटा जीरो है, वो थीटा अलग, ये थीटा अलग, ठीक। कहीं भी थीटा मिला, सब थीटा सेम है। चले जब मैथ्स वाले थीटा लगा दे रहे हैं। हाँ क्लियर है? तब ये नीचे मैं सेंटेंस लिख दूंगा बाद में, लेकिन ये थीटा, ये जो एंगल है जो निकालना है हमको, कितना इजी है देखो। लास्ट प्रॉब्लम को खूब डिफिकल्ट चीलो एयर कंपैरिजन, ये इतना इजी है, यहाँ पे तुमको बस सोचना है। प्रॉब्लम कितना इजी है देखो। एटर आर, इट स्मॉलर, इट 90 एंड चेक कॉर्ड, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना होगा? এখানে cos थीटा লাগিয়ে शेष आंसर का स्मॉलर कैपिटल दिया तो उसके टर्म्स में आ गया आंसर। तो बस, तो यहां से देयरफॉर क्या आ रहा है? cos थीटा इज स्मॉलर बाय कैपिटल है। डेटा एम के स्मॉलर कैपिटल दावा छिलो, उसके टर्म्स में आ गया। कैपिटल में आया, फैक्टर किया, मैटर किया नहीं, उसका वेट मैटर ही नहीं किया, mgf कुछ मैटर नहीं किया, थीटा निकल गया, खत्म। सोचो थीटा एक कांस्टेंट, एक यूनिक वैल्यू आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इनर रेडियस एंड द आउटर रेडियस, cos इनवर्स करके लिख सकते हैं। यही आंसर है, खत्म, प्रॉब्लम शेष। उस तरीके से আমাকে इक्वेशन सॉल्व करते हुए किच्छु ना सोच को इतना इजी हो गया, ज्योमेट्री से निकल गया, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स ये कॉमन है हम लोग के लिए, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स पता है एडवांस में भी आते हैं, ठीक है। मतलब ना आपको 2 मिनट 4 मिनट सोचना पड़ेगा, एक्चुअल कैलकुलेशन इतना इजी हो, ज्योमेट्री से आएगा, ठीक है। तो जो भी है, क्या कौन सा चीज? रेस्ट, हाँ हाँ हाँ, इस प्रॉब्लम में यही होगा, ये हर जगह, ठीक। यहाँ पे नीचे में ऐड कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ passes through, ठीक है। ये टॉपिक ना बुक्स में आपको मिलेगा मैं एज अ प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे टाइम पे जब ये प्रॉब्लम था ना, तो वो लोग वो एग्जांपल देते थे, कोई लोग बुक्स पढ़े हो तो सुने होगा, यो यो, हनी सिंह का बात नहीं कर रहा, यो यो, हाँ हाँ, तो हाँ बुक में दिया रहता है कि यो यो। अब बात है, मैं जब अपने टाइम पे पढ़ा था ना, मुझे नहीं समझ में आया था कि इंडिया में देसी में यो यो तो कभी कोई खेला नहीं है बचपन में हम लोग के टाइम पे। तो क्या एग्जांपल दे रहे हैं, क्या एग्जांपल दे रहे हैं, बाद में पता चला कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्पूल, ठीक है। तो इसलिए स्पूल वाला एग्जांपल लिख, मैंने इसकी तरह, तो उसमें रहता है ना कि अंदर में एक मैकेनिज्म रहता है, उसको रैप करता है, उसको तुम नीचे थ्रो करते हो, हाँ ऊपर आ जाएगा। जो भी है, मैंने बुक में पढ़ोगे तो कोई यो यो वाला एग्जांपल मिलेगा, तो ये इसी से रिलेटेड होता है, यो यो। हाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाँ यो यो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने बोला, रुक जाओ एक बार, सामने भी घूम सकते पीछे भी, कैसे? एक बार रुक जाओ देख लो, हाँ बेसिकली फॉलो करना, तुम फोर्स दिए हो, फोर्स का एंगल को ज्यादा ही हाई कर दे, नॉट 90 बट एंगल इज प्रीटी क्लोज टू 90 लेट्स से। क्या हो रहा है देखो, तो ए पॉइंट यहाँ पे है और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन देखो साइड से निकल जा रहा है, सॉर्ट ऑफ, समझ में आ रहा है बात? ए के अबाउट इसका टॉर्क तब किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ए के अबाउट एफ का टॉर्क, समझ रहे हो? एमजी फ्रिक्शन का टॉर्क कभी नहीं आने वाला, एमजी फ्रिक्शन नॉर्मल, एफ का टॉर्क लेकिन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। माने इस केस में क्या होगा? पीछे घूमेगा, जो नॉर्मल लोग देखते हैं इंट्यूटिवली। लेकिन दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर आप एंगल को कुछ ज्यादा कमा दो, ये तो एंगल बहुत ज्यादा हो गया, एंगल को थोड़ा कम कर दो,
ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 डिग्री में 10 डिग्री 30 डिग्री ऐसा। इसमें क्या होगा, इसमें अब देखो ए पॉइंट के अबाउट, भाई लाइन ऑफ एक्शन उधर है, ए के अबाउट इसका टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसा। इस बार तभी ऐसे घूमेगा, रैप अप हो जाएगा, और तुम जब पुल करोगे वो सामने की तरफ रोल करेगा, ठीक है। तो ये कॉमन एक चीज होता है, मतलब लोगों को हमेशा लगता है सामने की तरफ पुल के तो पीछे जाना चाहिए ना, सामने की तरफ पुल के हो सकते हैं सामने रैप अप, ठीक है। प्रीटी इंटरेस्टिंग आइडिया, ठीक। तो यही बस बताना, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, दैट इज इट।